कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2004 से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के क्लासेस शुरू, 1999 से रहकर। तो ये टाइम में बच्चे क्या गलती करने वाले हमको मालूम। सो इट इज बेटर कि आपके सीनियर्स ने जो गलती है की वो आप ना करें, और इसीलिए ये सेशन है। और अब क्या प्लानिंग है ये 5-6 महीने में, इसके ऊपर ये सेशन है। तो still date there is a very nice job from the academic team as such. Thale sir has already completed his portion. Manisha ma'am के भी अभी एक आध बाकी होगा। फिजिक्स थोड़ा सा लैग बिहाइंड हो गया था, लेकिन गजेंद्र सर is doing fantastic job now, and वो भी अपना कंप्लीट ऑलमोस्ट अभी हो ही जाएगा एक महीने में। So whatever, now it is time now to consolidate properly, and होता क्या है, what exactly happens after syllabus completion? Syllabus complete हो जाता है, and what exactly we observe over here कि जैसे ही syllabus complete हो जाता है, people म्हणजे असे कावरे बावरे होऊन जातात, त्यांना समजतच नाही, त्यांना असं वाटतं फ्रीडम कि अभी कोई क्लास ज्यादा होने वाले नहीं है, क्लास होने के बाद उसके जो करंट टॉपिक पे जो 4-4 घंटे की स्टडीज है वो होने वाले नहीं है। तो 3 घंटे क्लास के बच गए, 4-5 घंटे करंट स्टडीज के बच गए, 8 घंटे दे उनको लगता है कि फ्री हो गए हम। एंड इस फ्रीडम में वो बहुत सारी गलतियां करते हैं। इस फ्रीडम में तो लोग भी बैठे हैं तुमको कैच करने के लिए कि भैया कोई फोन करेगा, भैया हमारी टेस्ट सीरीज चैन कर लो, ये बोलेंगे हमारे टेस्ट सीरीज में ये टॉपर आए थे, हमारे ये आए थे, वो आए थे, जैसे भी बाकी लोगों के टेस्ट सीरीज रहती है, राइट। बाकियों के पास जितनी होंगी उससे कम 5-6 गुना टेस्ट तो अपने पास बने पड़े रहते। बट इट हैपेंस कि बहुत सारी जगह से, एंड पीपल गेट स्वेड अवे। हमने एक ही चीज हमेशा देखी है, जब तुम ट्रस्ट रखते हो तो 100% ट्रस्ट रखना पड़ता है, 100% ट्रस्ट रखते हो तो रिजल्ट जबरदस्ती आता है। ओके, और ये जो 3 घंटे 4 घंटे यानी 7-8 घंटे रोज के बच रहे, वो कहाँ डालने चाहिए और कहाँ नहीं डालने चाहिए, ये भी समझना पड़ेगा। आप भी समझो, आप भी सोचो एग्जैक्टली कि ये 8 घंटे जो बचने वाले हैं और ऊपर से 2-3 घंटे और है, तो 8-10 घंटे मैंने कहाँ डालने चाहिए, मैंने क्या करना चाहिए ये 8-10 घंटे में, ये आप ही सोचो। वैद्य सर तो आपके अपने सेशन में कवर करेंगे, आप ही सोचो आपने क्या करना चाहिए। आंसर आपके पास भी है, राइट। इतने ब्रिलियंट तो आप है ही कि आपने क्या करना चाहिए। ओके, सो मे बी whatever it is, maybe you are going for the revision, maybe you are going for backlog preparation, maybe you are going for the proper test, you are going for the proper examination technique। जितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं एकदम एक्यूरेटली सॉल्व करना पड़ता है। एग्जामिनेशन टेक्निक एंड एग्जामिनेशन टेक्निक 45 मिनट साइकिल फॉलो करनी ही पड़ती है। जितने आते हैं उतने राइट करके पहले 1.25 घंटे में निपटा नहीं पड़ते, और बाकी जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो बाकी में 45 मिनट, ऐसे बहुत सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी। और ये 8-8 10-10 घंटे, एक भी घंटा आपको वेस्ट नहीं जाने देना है, और तभी स्कोर एकदम ट्रिमेंडसली बढ़ता है। एंड यहाँ अगर आपने गलती की तो हमने ये भी देखा है कि जो स्कोर अभी तक आ रहा था उससे कम होता है स्कोर। ओके, सो द वेरी फर्स्ट थिंग, इसीलिए पेरेंट्स को भी यहाँ बुलाया गया, स्टूडेंट्स को भी यहाँ बुलाया गया। मेरा इतना ही कहना है कि जो भी वैद्य सर अभी पॉइंट्स बताएंगे, अगर पेरेंट हूं तो मैं भी पॉइंट लिख लूंगा। It is that much important. This session is that much important. बहुत बार ये होता है कि अभी हमको मालूम है आपकी वेट एवरेजेस क्या है, ओके, लेकिन आप हमेशा देखना जो भी आपके वेट एवरेजेस आए होंगे अभी तक, किसी का 600 आया होगा, किसी का 550 आया होगा, किसी का 500 आया होगा, किसी का 620, 30, 40 आया होगा, लेकिन आपका एवरेज जो है और आपके टारगेट स्कोर में हमेशा 30 मार्क का डिफरेंस है। आपके एवरेज और आपके टारगेट स्कोर में हमेशा 30 मार्क का, 25-30 मार्क का डिफरेंस रहता है। क्यों? आप भी देखो, आपका पेपर होने के बाद आप उसको एनालाइज करो कि एक्चुअली मार्क्स कितने मिलने चाहिए, तो आपको ध्यान में आएगा 20-25 मार्क और बढ़ सकते थे। फालतू के फालतू तुक्के मारते बैठा, एंड ये सिली मिस्टेक्स हो गए, तो 25-30 मार्क तो ऐसे ही बढ़ सकते थे। लेकिन हमेशा ये गैप रहती है, हमको ये गैप भी मिनिमाइज करनी है ये पीरियड में,
क्यों नहीं ऐसा हो सकता है कि भैया जितने क्वेश्चंस आते उतने के उतने राइट होके आता है? देयर आर पीपल जो 90 में से 85 क्वेश्चन सॉल्व करें, 85 की 85 राइट लाते, ऐसे लोग हैं अपने पास। ओके, नीट में जब 644 लाहिरी बद्दू ने लाया था तो उसकी एक्यूरेसी बहुत हाई लेवल की थी। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट कि इट इज पॉसिबल, हमको ये सोचना है कि हमको करना, अपना ब्रेन काम करना शुरू करता है, उस हिसाब से हम डेली वर्किंग करना शुरू करते हैं। सो अभी वी डोंट बिलीव ऑन योर स्कोर, टू बी वेरी फ्रैंक। ओके, मैं तो बोलता हूँ 95% 90% लोगों ने फायदा उठाया है ऑनलाइन टेस्टिंग का, हमको एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। इसलिए ऑनलाइन टेस्टिंग अभी बंद करके ऑफलाइन टेस्टिंग में आ रहे हैं अपन, राइट? कोई इश्यू नहीं है। पहले पहले स्कोर कम होगा, होने दो, राइट? पहले पहले तुमको भी झटका पड़ेगा, हमको भी झटका पड़ेगा, हमको भी लग रहा है अरे बच्चे अच्छा स्कोर आ रहा है, बहुत अच्छे बच्चे बहुत अच्छा कॉपरेट कर रहे हैं, पढ़ाई बहुत अच्छा कर रहे हैं, राइट? कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं है नहीं कर रहे, नॉट एट ऑल इश्यू अबाउट दैट। ओके, लेकिन पहले ऑफलाइन टेस्ट में झटका तुमको भी पढ़ना है, हमको भी पढ़ना है। 2-3 ऑफलाइन टेस्ट के बाद तुमने भी नॉर्मलाइज होना है, हमने भी नॉर्मलाइज होना है। बाद में आपने प्रोग्रेस की राह पकड़नी है, ओके, और हमने उसमें एंजॉयमेंट लेना है। ओके, तो ये होने वाला है। तो बेटर मैं ऑफलाइन टेस्ट नहीं दूंगा, तो छोड़ो ना यार, झटका पड़ने वाला है ना, उसके लिए प्रिपेयर होना है कि पढ़ो। ओके, आ रहे होंगे 620 630, आ जाएंगे 550, आ जाएंगे 500, नो इश्यूज। यहाँ से शुरुआत तो करेंगे, और यहाँ से डर के भागते बैठेंगे तो फिर से और गड़बड़ हो जाएगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट राइट फ्रॉम दिस संडे, मे बी यू आर स्टार्टिंग विद इट। अभी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि देयर इज 2004 में जब आईकैट शुरू हुआ तो तब लोग सब बंसल कोटा जाते थे, बहुत नागपुर के बच्चे जाते थे। और जैसे ही वो नवंबर दिसंबर आ जाता था तो बच्चे नागपुर में दिखते थे। अरे यार, नवंबर दिसंबर में तुम नागपुर में कैसे आ गए? क्योंकि जेई में ना अप्रैल में होती थी, तो एआई ट्रिपली बोलते थे, जेई एडवांस मई में होती, नहीं बोले हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया, हमको भेज दिया। अरे बस यही तो 4-5 महीने सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको अपने को स्कोर बिल्टअप करना है, और आपको वापस भेज दिया। तो तभी हमको समझ गए कि ये चलने वाला नहीं। और बाद में ये गोटा जाने वाले बच्चों को भी ध्यान में आ गया कि हमारे पढ़ रहे हैं, वो आखिर तक पढ़ रहे हैं, और उनकी रिजल्ट कहाँ से कहाँ निकल गए, तब से कोटा जाने का फैड ही खत्म हो गया जेई सेक्शन में, और अभी नीट सेक्शन में भी खत्म हो जाएगा। ओके, सो द वेरी फर्स्ट थिंग कि ये जो 5-6 महीने है, द क्रक्स इज, ये जो 5-6 महीने ये सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब हम फिनिशिंग देने वाले इसको। ओके, एंड वी आर हैविंग द वेरी प्रॉपर साइंटिफिक वे। अभी स्कोर आपके ऐड होने ही प्रॉपर वे, तो गॉन फॉर दैट, तो सो लेट्स कंप्लाई विथ इट। तो अभी जो भी लड़के लाइरी बद्दू, शी में स्टार्टेड विद 540 मार्क्स। जब उसने एडमिशन लिया था 11th के बाद, कुछ 7-8 महीने बाद, तो उसका 440 मार्क्स आते थे, 540 तक पहुंच गई। टेस्ट खत्म होते होते तक वो 644 उसने स्कोर लेके आई, राइट? सो शी इज द विनर, सेकंड रैंकर। सुहानी जैन उसी की बैच की लड़की, शी गॉट इनटू जे जय शुरकुड़े, he got एम्स में उसका सेकंड रैंकर था, नीट में उसका 4th रैंक था विदर्भ में, ही गॉट इनटू केईएम। तो ये बच्चों ने ये 5-6 महीने का जबरदस्त फायदा उठाया, जबरदस्त इसमें प्रोग्रेस की, और आप सबको उसी का फायदा उठाना है। तो मैं इसको सिर्फ अपने रिजल्ट बताया, लेकिन रिजल्ट खाली सर से भी आए हैं, मनीषा प्रधान मैडम से भी आए। ओके, सो द वेरी फर्स्ट थिंग, और सबका ये ऑब्जर्वेशन होगा, ये 5-6 महीने बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। So what exactly you are supposed to do? What exactly the session is being conducted by Dr. Dilip Vaidya sir? What exactly you are supposed to do? You are supposed to write each and every point very properly. Note each and every point very properly. Okay? And ये follow करना है, जो सर बता रहे हैं ये सब प्रॉपरली समझ लो, और ये सब प्रॉपरली फॉलो करो, एंड दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट साइंटिफिक, जो आप 4-5 महीने अभी बिताओगे मई तक, जब भी नीट होगा तब तक, दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट प्रॉपरली साइंटिफिक फिनिशिंग योर नीट प्रिपरेशन।
Okay, I assure you of that. So that's all from me now. Okay. Thank you very much, Vaidya sir, for giving me this opportunity to interact with the students and parents. So please take over, sir. Thank you, Sarang sir. The students and parents, we are starting with the session. Very first thing, why are we here? Why we joined this course? Basically, हमको अभी NEET 22 target करना है. Once we understand what is the target, how much time we have got, how much we are prepared, then we can devise the ways and means to get the top ranks. कम से कम हमको अच्छे कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलनी चाहिए, ये पर्पस से हमको आगे जाना चाहिए. नीट 2022 नॉर्मली होनी चाहिए थी मई में, बट बिकॉज ऑफ पैंडेमिक एंड लास्ट ईयर का जो हमारा एक्सपीरियंस है, तो वो नीट स्ट्रेच होते 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 आपको मालूम है कहाँ पहुंच गए. एंड अनफॉर्चुनेट कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट इज कि अभी भी लास्ट बैच की काउंसलिंग पूरी नहीं हुई. इसके दो इश्यूज होते हैं. जो एक हमारे डिसाइडेड डेट रहती है, वहां पे अगर एग्जाम हो जाती है तो वी आर मोर कंफर्टेबल. वी आर मीन्स ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग विद द टारगेट, दे विल बी कंफर्टेबल. एंड दोज हु आर नॉट प्रिपेयरिंग वेल, उनको ऐसा लगता है हमेशा कि अरे यार एक महीना टेस्ट, यानी अगर सेकंड में अगर डेट है हमारी, तो 4-5 दिन पहले उनको ये लगना चालू होता, अरे सेकंड में का सेकंड जून होता तो शायद हम एक महीने में बहुत कुछ कर लेंगे. ये उम्मीद में वो जाते हैं और पेंडेमिक में वो हो भी जाता है, वो 2 जून को चली जाती है. उसके 4-5 दिन पहले फिर से शुरू हो जाता है कि अरे अपना अभी भी अच्छा कर रहे हैं अपन, और टाइम मिलता था और अच्छा कर सकते, चलो अगस्त की बात करते, सितंबर की बात करते, अक्टूबर की बात करते, ये चलते रहता है. फिर कुछ नहीं हुआ तो फिर हम रिपीट करेंगे, एक साल में बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा, टॉप रैंक आ जाएंगे, ये भी उम्मीद करते हैं. ऑल दीज थिंग्स आर योर क्रिएशंस. दोज हु आर नॉट प्रिपेयरिंग वेल, देयर क्रिएशंस. जो अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं उनको इसका बड़ा नुकसान होता है. जैसे डिसाइडेड डेट आगे चली जाती है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कीप टेम्पो एंड कीप ऑन स्टडिंग, कीप ऑन मूविंग. इट्स वेरी डिफिकल्ट. तो मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि जो डेट्स है वो अगर प्रॉपर वे में फॉलो हो जाएंगी तो हमें उसका बहुत अच्छा फायदा हो सकता है. सो लेट अस प्रे ये ओमिक्रॉन वगैरह ज़्यादा धिंगाना नहीं करेगा और हमारे एग्ज़ाम अगर मई में नहीं हो सकती, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता मई में होगी, लास्ट काउंसलिंग ही फिनिश होने का है, ज़्यादा ज़्यादा जून में जाएगी, उसके आगे नहीं जानी चाहिए, यह उम्मीद अपन करेंगे. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, लास्ट नीट में कई सारे चेंजेस हो गए थे बोर्ड को लेके. बोर्ड कैंसिल हो गया, बोर्ड के टॉपिक्स कम हो गए, इसलिए फिर उनको पैटर्न बदलना पड़ा, कुछ ऑप्शंस देने पड़े. यू नो दो ऑप्शंस. पहले जो नीट का फॉर्मेट था वो था 45 क्वेश्चन इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड 90 क्वेश्चन इन बायोलॉजी. उसके जगह उन्होंने 2 पार्ट कर दिए हर एक सब्जेक्ट में, 35 क्वेश्चंस प्लस अनदर 15 क्वेश्चंस, जिसमें से आपको करने हैं 10, टोटल 45 होगा. ये चेंजेस उन्होंने इसलिए किए कि जो बोर्ड में जो टॉपिक नहीं हुए हैं या जो कैंसिल किए उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं है, इसलिए वो किया गया. I do not think that this will happen again this time. बोर्ड होगा कि नहीं होगा वो अलग बात है. सीबीएसई वालों का फर्स्ट पार्ट हो गया, ये भी सुनने में आ रहा है कि सेकंड पार्ट शायद नहीं होगा, फर्स्ट पार्ट पे वो पास कर देंगे. स्टेट बोर्ड का अभी कोई समझ में नहीं आ रहा है. नीट का भी अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है. कीपिंग इन माइंड ऑल दीज पॉसिबिलिटीज, वी प्रिपेयर फॉर नीट
in a best possible manner. अभी जैसे डिस्कस हो रहा था, तो मुझे मालूम है कि बायोलॉजी का और केमिस्ट्री का सिलेबस हो चुका है. फिजिक्स, बिकॉज देयर वर सम इश्यूज, इट गॉट डिलेड. लेकिन उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बिकॉज वी हैव गॉट सफिशिएंट टाइम एट आवर डिस्पोजल. और हम अभी जो शुरू कर रहे हैं वो फाइनल टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं. और अभी भी चैट बॉक्स में मेरे को 2-3 रिक्वेस्ट दिखी है कि 19 तारीख की जगह वो 21 तारीख से आप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा. आई एम ओवरवेल्म्ड. पीपल आर रेडी टू ज्वाइन फिजिकल, आई मीन ऑफलाइन टेस्ट. बहुत अच्छी बात है, और मैं जरूर इस पे विचार करूंगा और आपको कल इन्फॉर्म करूंगा कि हम क्या क्या कर सकते हैं. तो फाइनल टेस्ट सीरीज वी आर एनीवे गोइंग टू स्टार्ट. टाइम टेबल में थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है. एंड एज आवर यूजुअल प्रैक्टिस इज कि पहले जो हम टेस्ट सीरीज शुरू करते हैं, इट इज नॉट द फुल कोर्स, इट इज ऑन द पार्ट टेस्ट, पार्ट कोर्स. तो फिजिक्स का कोर्स अगर नहीं भी हुआ है या और किसी सब्जेक्ट का नहीं भी होता है या आपके टॉपिक्स वीक है, तो वी गिव यू टाइम to repair these weak subjects or weak topics by means of what we call as FTSNP. FTS stands for Final Test Series. N is for NEET, because we are having many test series for main, advanced, CET, board, etc., etc. And P stands for part. तो आपको जो अभी टाइम टेबल दिया गया है, आप आई डोंट नो whether you are using the app or not, but please start using the app, Parent Connect app, because communication उस पे बहुत आसानी से हो जाता है. So you will get this timetable loaded there. Really speaking, we have already started this FTSN P1 on 12th. लेकिन आपके लिए वो जो पेपर था वो हमने 19 को रखा है. और अगर बच्चे आना चाहते 21 तक, तो मैं उसके लिए कल आपको बताऊंगा कि हम कैसे कर सकते हैं. बिल्कुल करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट. सो वी हैव स्टार्टेड दिस FTSN as a first part. It is a part wise, and from 19th December onwards. Course completion, biochemistry is over. फिजिक्स में जो आपका बचा है, मुझे मालूम है, रे ऑप्टिक्स बचा है, वेव ऑप्टिक्स बचा है, सेमीकंडक्टर्स बचे हैं और न्यूक्लियर फिजिक्स बचा है. और ये करने के लिए मुझे लगभग 20 से 25 लेक्चर्स लगेंगे, जो कि हम एक्स्ट्रा टाइम करके बहुत जल्दी फिनिश करने की कोशिश करेंगे. आपका कोऑपरेशन उसके लिए जरूरी है. एंड फॉर्चुनेटली this got further delayed because of the break we had to give due to the CBSE board examination of session 1. वो अगर नहीं रहता तो हम अभी काफी आगे पहुंच गए होते. So anyway, it doesn't matter much, it won't affect your results much later on. तो ये जो लगभग 20-25 पीरियड का काम है, वो भी हम जल्दी से जल्दी करेंगे. ये आपको ऐप पे दिख गया होगा. FTSN पार्ट 1, 2, 3, 4 का टाइम टेबल मैंने अभी दिया है. ये धीरे धीरे एक्सटेंड होते जाएंगे और आगे हम बढ़ते जाएंगे. सो इट गिव्स यू द टेस्ट टाइम ऑन संडेज. अभी हम संडेज को ही कर रहे हैं. आफ्टर सम टाइम वी विल हैव ट्वाइस अ वीक, एंड विल आल्सो हैव सम मेथड बाय विच वी कैन क्लियर योर डाउट्स एंड वी कैन मेक यू परफेक्ट इन ऑल द एग्जाम टेक्निक्स नीडेड. तो आपका टाइम वही रहेगा 2 से 5, क्योंकि नीट का टाइम जो है वही हम फॉलो करेंगे. आपको ट्यूनिंग होना चाहिए, फिजिकल ट्यूनिंग होना चाहिए विद द एग्जाम टाइम. अक्सर क्या होता है कि अगर हमने ऑनलाइन दे दिया या किसी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हमने ज्वाइन कर ली, और वो कभी भी 2 ऐसा उनका अगर कहना है, तो फिर लोग अपने अपने हिसाब से देते हैं. अल्टीमेटली आप जो भी करोगे वो बात आदत आपके ब्रेन को हो जाएगी. और फाइनल डे में अगर वैसा एटमॉस्फेयर नहीं रहा, तो हमारा ब्रेन काम नहीं करेगा. ये शायद आप बायोलॉजी में आपको पता चलेगा कि ब्रेन का ट्रेनिंग कितना इंपॉर्टेंट है, न्यूरल नेटवर्क फॉर्मिंग कितना इंपॉर्टेंट है. डिटेल्स में नहीं तो भी आपको ये मालूम होना चाहिए कि आदत क्या होती है, और आदत अगर बन गई है तो उसको ब्रेक करना कितना डिफिकल्ट होता है. तो जैसे सिलेबस में पार्ट सिलेबस दिया हुआ है, सो विल कैरी ऑन. व्हाई वी आर गिविंग पार्ट सिलेबस? We want you to focus on these topics for that test.
So you take advantage of this splitting of the topics, splitting of the syllabus, and prepare these topics, 3 topics, such that you are master of those topics and your score is extremely good. Just a minute. Yeah, I'm sorry. We'll continue further. So ये timetable आपके ऐप पे आते रहेगा. So I have right now given from 19 December to 23rd January and tried to take all Sundays. But okay, tomorrow I'll declare what changes are possible. This is interesting part which made me to take this special session. If you remember, we conducted RT, that is the revision tests for you. I was given the results from RT1 to RT8. And as per our system, we have got the foolproof system. You may be students of bio, but our system is based on mathematics. And that tells us perfectly what is going to happen. We can predict. So from RT1 to RT8, whatever results we collected, the analysis I'll present to you. We have got groups A1, A2, A3, A4, A5, then B1, B2, B3, B4, B5, C, D, and E. These are based on your marks out of 720. So those who are scoring more than 600 will be placed in A1, between 500 to 600, A2, and so on. Now, the meaning of all these numbers is that when you started with RT1, based on the result of RT1, you were placed in the appropriate group ranging from A1 to E. And if I read like this, so initially I have got result of 294 students. Now out of these 294 students, there were 21 students in the group A1. Means in RT1, 21 students scored more than 600 marks. It may be more than 650 or it may be more than even 700. What happened today? जब RT1 से आगे बढ़े हम RT8 तक आए और फिर उसका एवरेज देखा हमने, तो एवरेज में क्या हुआ ये मैं आपको एक टॉप रो जो दिख रही है यहाँ पे आपको, इफ इट इज रीडेबल यू विल फाइंड दैट A1 के नीचे बोल्ड रेड में है 5. इसका मतलब है आउट ऑफ 21 ओनली 5 आर देयर नाउ अबव 600 and 14 students have slipped backwards. They are now in the range of 500 to 600. Even one student is in the range of 450 to 500 and one is still below 400 to 450. A drastic change. 200 mark कम हो रहे हैं. Where are we? So this either means we are not serious or it means that the initial results are cheating. I don't know what is happening. A2 group जो है between 500 to 600, there were 59 students. Out of 59, interestingly, 34 are continuing, they are steady. Remaining 24 slipped backwards. And positively, one has moved upward also, means he has crossed now 600. So like that, for every group, we can find out what is happening. And that gives us clear cut picture कि इसमें से जो नीट का फाइनल रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा और क्या होगा. हाउ डू वी कंप्यूट आउट ऑफ दिस स्टूडेंट्स? ये अगर आप कॉलम देख पा रहे होंगे ए का, ए वाई रेड में लिखा है 228. इट मीन्स दैट बेस्ड ऑन दिस डेटा 228 स्टूडेंट्स विल क्वालिफाई नीट. एंड यू नो व्हाट इज मीनिंग ऑफ क्वालिफाइंग नीट? 50 परसेंटाइल. 15 लाख बच्चे अगर बैठते हैं तो आप 7.5 लाख बच्चों के अंदर आ गए तो यू से यू आर क्वालिफाइंग नीट. सो आउट ऑफ 294 स्टूडेंट्स 228 स्टूडेंट्स आर गोइंग टू बी अंडर 50 परसेंटाइल. ओके, मतलब 7.5 लाख के अंदर. माय डियर फ्रेंड्स,
you want to become doctor. How many seats are there? Around 50,000. Now, if your rank is 7,50,000 and you are showing your collar tight कि मैं तो qualify कर गया, मतलब फायदा क्या उसका? If you want to get into medical college, your rank should be within that limit of 50,000. And if you want a good college, then sky is the limit. आप जितनी rank अच्छी कर सकते हो करो. So based on that analysis, if I tell you the next truth, you may get shock of your life, you, your parents, क्योंकि हमको तो ये हमेशा का है, हमको मालूम है क्या है. So out of 228 who are qualifying, hardly 30 students will be getting into the good colleges. Admission status, I am telling you. Now, this is in your hands. You can make good changes here. क्वालिफाई जो हो रहा है उसमें से एडमिशन के लेवल पे जाने के लिए आपकी रैंक अच्छी लाना चाहिए. That has to be your target and your job. So don't say that your job is to qualify NEET. You should get good ranks. Rank has to be under 50,000. तब कहीं जाके हमको कुछ मिलेगा, लेकिन उससे क्या फायदा? अच्छे कॉलेज में जाना है तो जितनी अच्छी रैंक आएगी उतना अच्छा. जैसे सारंग सर ने एग्जाम्पल दिया था जयेश उरकुड़े का, तो एम्स में भी उसकी रैंक अंडर 10 थी, बट एम्स उसको जो चाहिए था वो नहीं मिला, इसलिए उसने छोड़ दिया एम्स. अदरवाइज ही वुड हैव गॉट इट. उसको दिल्ली चाहिए था. So tough is the competition. Now fortunately जयेश के टाइम पे सिस्टम अलग थी. There was a separate exam for एम्स. Now it is same exam NEET. So you don't have to prepare two different things, write different tests and get stressed. It is now very simple. Focus clearly and try for all the good institutions, including AIIMS. So I hope you understood the importance of this analysis. This is a typical graph which we have prepared based on your results of RTs 1 to 8. Unfortunately, I don't have your photos, otherwise photo will also come here. But what important thing you can see here in the graph, and I think graph, even though it is mathematical, but graphical visualization for you people should be one of the great things. आपको ये सीखना पड़ेगा कि ग्राफ को इंटरप्रेट कैसे किया जाता है, because all the tests, all the reports of medical reports, etc., going to be in this graph form. ये यहाँ पे दिख रहा है weighted average. This particular student, I have masked the name. I don't want to reveal the identity, but right now the score of this student is 578. Average score है तो 578.5. Unfortunately, I don't have details of the positive mark score and negative mark score. Therefore, I cannot perform the next analysis. And the next analysis is, what is the probable improvement if you follow techniques? So therefore, the current NET in PCB is 80.35. The improvement also is same, and the improvement 2 also is same. These figures will change the moment I start getting the data regarding your positive marks and the negative marks. And that is absolutely very, very important. Please understand. ग्राफ से ये पता लग रहा है, ये ग्राफ से पर्टिकुलरली, कि ये जो डार्क लाइन है ये स्टूडेंट का परफॉर्मेंस है अक्रॉस ऑल द आरटीज, एंड देयर इज अ फ्लक्चुएशन. कांस्टेंट तो नहीं रह सकता कोई भी, बट दिस फ्लक्चुएशंस आर नॉट वेरी हेवी. इसका मतलब जो डेविएशन होता है एवरेज के ऊपर या नीचे, वो इतना ज्यादा नहीं है. और अगर ऐसी बात है तो ये इसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी इन द रिजल्ट. देयर आर नॉट deep fluctuations. And if that is the result, then I am very sure that whatever marks, average marks is written here, the same marks is expected in the final test also. और अगर हम इम्प्रूवमेंट पे ध्यान देते हैं, टेम्परामेंट पे ध्यान देते हैं, इस पे आपके टेक्निक्स पे ध्यान देते हैं,
तो यूजुअली एवरेज स्कोर से 10-20 मार्क ज्यादा ही मिलते हैं फाइनल टेस्ट में. एंड एट द सेम टाइम those who are not properly guided or those who don't take it seriously, उनके कम से कम 50 मार्क नीचे हो जाते. I got past examples. I'll not share the names, but the two students who were competing very closely, 600 के लगभग आसपास मार्क थे. एक स्टूडेंट के 610 आ रहे थे एवरेज, एक के आ रहे थे 590. We studied their exam pattern, we guided them. जो 590 था, तो मेरे हिसाब से, मेरे एनालिसिस के हिसाब से उसके इंप्रूवमेंट ज्यादा होने वाले थे. और जो 610 पे है तो उसके इंप्रूवमेंट स्लाइटली कम होने वाले थे. एंड इट हैपेंड लाइक दैट ओनली. 590 वाले चले गए 644 पे और 610 वाले नीचे आ गए 595. व्हाई? टेक्निक का प्रॉब्लम, कंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम. आखिरी में जो टेस्ट होती है, इट इज ओनली ऑन वन डे, और वो वन डे आपको हमेशा हमेशा पैनिक मोड में ले जाने की कोशिश करेगा. आपका काम होना चाहिए पैनिक नहीं आना चाहिए. नॉलेज लगभग सबको सेम है, सबके कोर्सेज पूरे ऑल ओवर इंडिया सबके कोर्सेज पूरे हो जाएंगे, सबका दिमाग लगभग सेम है. व्हाट मैटर्स इज द टेक्निक. दिस अनदर ग्राफ फ्रॉम योर बैच ओनली, but there are many fluctuations, so I will not go for it. Let me proceed further. For your batch, let us take a review and what are the challenges. I would like to emphasize first the importance of the average score and the standard deviation. It's a mathematical term, लेकिन मैं बहुत सिंपल शब्दों में आपको बताता हूँ. एवरेज निकालना सबको आता है. अगर 8 टेस्ट हो गए तो 8 टेस्ट का स्कोर इकट्ठा करो, सम करो उसके और 8 से डिवाइड करो, दैट विल बी योर एवरेज इन वेरी सिंपल टर्म्स. तो अगर एवरेज मेरा 500 आता है, इसका मतलब है 3-4 टेस्ट में मेरा स्कोर 500 के ऊपर है और 3-4 टेस्ट में मेरा स्कोर 500 से नीचे है. टोटल मेरा आ रहा है एवरेज 500. बट दिस डजंट आंसर यू कि 500 से कितना ऊपर था और 500 से कितना नीचे था. फॉर एग्जाम्पल, अगर 3 टेस्ट की बात करते हैं, एक टेस्ट में 600 मार्क है, एक में 500 मार्क है और एक में 400 मार्क है, तो भी एवरेज 500 ही है, लेकिन डेविएशन बहुत ज्यादा है. दूसरे केस में एक में मार्क 550 है, दूसरे में 500 है और तीसरे में 450 है, तो डेविएशन कम है. पहले में 500 एवरेज था, डेविएशन 100 का था. दूसरे में एवरेज 500 ही है लेकिन डेविएशन 50. तो जितना डेविएशन कम रहेगा उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है, ये हम मान सकते. मीन्स यू आर एबल टू टेक एग्जाम प्रेटी वेल. Now this you are not going to calculate, we will give you. ये पर्टिकुलरली आरटी में जो मेरे पास डेटा है वो तो ठीक है, बट उससे भी इंपॉर्टेंट ये है कि जो अब हमारी फाइनल टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा देखना कि कैसे चल रहा है और उसमें इंप्रूवमेंट कैसी लानी चाहिए. इसके लिए स्टूडेंट्स का कोऑपरेशन, उनका बॉन्डिंग विद द फैकल्टी, ये बहुत जरूरी है. If I tell you, last year because the exam was getting postponed, we conducted more than 60 tests final test series में. इतने ज्यादा टेस्ट हुए हैं. नॉर्मली 25 से 30 होते हैं, ये ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा हमने लिए. और 25 टेस्ट भी अगर हम कर पाते हैं, लेकिन सीरियसली करते हैं और टेक्निक के साथ करते हैं, तो भी योर रिजल्ट इज अश्योर्ड. उसमें उतनी आदत प्रैक्टिस हो जाती. सो let us hope that exam will not be postponed or delayed too much, and will be able to comfortably conduct the required number of tests to generate the desired confidence and the score. Another important thing is, if you really want to achieve something in examination, competitive examination, particularly where there is negative marking,
अर्लियर जब सीटी के थ्रू होता था कुछ महाराष्ट्र कॉलेजेस का, तो वहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं था, तो उसका टेक्निक अलग है। जब नेगेटिव मार्किंग होता है उसका टेक्निक टोटली अलग है। आई विल टेल यू 3 थिंग्स, शायद मैंने कहीं एड्रेस किया था आप लोगों को, तो उसमें ये मैंने बताया है या सारंग सर ने भी बताया होगा। 45 मिनट साइकिल, स्कीपिंग और क्रॉस चेकिंग, ये 3 पिलर्स है। ये 3 पिलर्स को अगर आप फॉलो करोगे तो आप बहुत आगे निकल जाओगे। नेगेटिव मार्किंग क्यों करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में? रीजन इज वेरी सिंपल। 15 लाख स्टूडेंट्स है, हमको स्क्रीन करना है और 50,000 चुनने हैं। सो दिस टेस्ट इज कॉल्ड एज अ स्क्रीनिंग टेस्ट, whereas your board is called as the certifying examination. उसमें पास करना है ज्यादा, इसमें ज्यादा फेल करना है। ये डिफरेंस जो है वो आप पहले समझ लीजिए। जब बोर्ड जैसा पेपर हम निकालेंगे और लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स विल बी हैविंग वेरी गुड स्कोर, तो फिर उसमें से सिलेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। सो दैट इज वाई स्क्रीनिंग इज नेसेसरी। और स्क्रीनिंग का पर्पज ही ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसके ऊपर आने ही मत दो। तो फिर हम क्या करते हैं? We want to test not your knowledge as such. We want to find out how best you handle the situation in a given time. And as a doctor, I think that is more important than engineers. क्योंकि इमरजेंसी आप लोगों को आती है, इंजीनियर्स को इमरजेंसी इतनी ज्यादा नहीं आती। तो इमरजेंसी में हाउ डू यू रिस्पॉन्ड, हाउ डू यू मेक डिसीजंस, हाउ बेस्ट यू डू इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। और उस हिसाब से मैं हमेशा बोलता हूं कि नीट शुरू करके बहुत अच्छा काम किया है। अब नेगेटिव मार्किंग्स जो रहते हैं उसका भी एक लॉजिक रहता है। लॉजिक ये है कि जो पर्सन या जो स्टूडेंट तुक्के मारेगा उसको 0 पे लाना है। तो इसकी रियल सिस्टम ये थी कि पॉजिटिव 3 मार्क देने चाहिए और नेगेटिव 1 मार्क करना चाहिए। तो आपको एक सिंपल मैं बताता हूं कि अगर 100 क्वेश्चंस आपने तुक्के मार के सॉल्व किए, तुक्के मतलब आप तुक्के मत मारो, आप KG1 के स्टूडेंट को दे दो तो वो कुछ भी करेगा, कहीं ए मार्क कर देगा, कहीं बी करेगा, कहीं सी करेगा, कहीं डी करेगा। अगर मैथमेटिकली ये पूरा रैंडम सच में होता, मैं फिर से बता रहा हूं सच में होता, नहीं है वैसा, तो क्या होता कि कोई भी आंसर बराबर आने के चांसेस 25% रहेंगे, 1/4। तो ऑब्वियसली 100 में से 25 क्वेश्चन सही निकलने के चांसेस है KG1 के बच्चे से भी। इंटू 3 करेंगे तो उसको 75 मार्क्स मिलेंगे नीट में। लेकिन हमको मालूम है कि उसको कुछ नहीं आता, तो उसको 0 कैसे करेंगे? तो हम बोलेंगे जो 75 गलत हो गए उसमें -1 दे दो, तो -75 करके 0 आ जाएगा। दैट इज द सिंपल लॉजिक। नाउ इफ दिस लॉजिक इज देयर, तो जैसे मैंने बताया कि ये इतना परफेक्ट रैंडम नहीं है प्रोबेबिलिटी, तो हमने थोड़ा सा उसको छूट दी है और पॉजिटिव को 4 मार्क कर दिया, नेगेटिव को 1 मार्क कर दिया। एंड दैट इज द सिस्टम बीइंग फॉलोड फॉर जेई, इट इज आल्सो बीइंग फॉलोड फॉर नीट। अब अगर आपको इसमें आगे जाना है तो सबसे पहले नेगेटिव मार्क्स को आपको कंट्रोल करना है। क्या होता है कि आपके जितने पॉजिटिव मार्क्स आ गए वो तो आपकी मेहनत है। अगर मुझे 600 मार्क मिल गए हैं और 10-12 नेगेटिव हो जाते हैं तो मैं नीचे आ जाऊंगा और जो मैं आगे जाना चाहिए था, जो मेरे को कॉलेज मिलना चाहिए था, वो नहीं मिलेगा। तो ये नेगेटिव मार्क, एक मार्क बहुत ज्यादा काउंट करता है। आपको ऐसा लगता होगा कि नेगेटिव 10 नेगेटिव हो तो क्या फर्क पड़ता है? माय डियर फ्रेंड्स, एक नेगेटिव से आपका 1 मार्क नहीं जा रहा है, एक क्वेश्चन गलत होने से 1 मार्क कम नहीं हो रहा है, आपके 5 मार्क जा रहे हैं। जो 4 मिल सकते थे वो भी गए और 1 माइनस में आ गया, तो टोटल 5 मार्क गए। 10 नेगेटिव का मतलब होता है 50 मार्क आपने फालतू में गंवा दिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि क्वेश्चन गलत हुआ ही क्यों? व्हाई? मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लिया क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे को आता है। फिर अगर आता है तो फिर नेगेटिव क्यों हो गया, फिर गलत क्यों हो गया? उसके कारण है। या तो आप समझ नहीं पा रहे, उसको जज नहीं कर पा रहे कि तुमको सच में आता है कि नहीं आता है। दैट इज द फर्स्ट थिंग। लेकिन अगर आप टेक्निक फॉलो कर रहे हो, आप उसको समझने की कोशिश कर रहे हो, तो
गलतियां कहाँ हुई है उसको आपने क्रॉस चेक नहीं किया, इसलिए गलत। सो देयरफॉर सबसे पहले हमको क्रॉस चेकिंग पे ध्यान देना चाहिए, और क्रॉस चेकिंग के लिए टाइम सफिशिएंट मिलना चाहिए। आप लोगों को लगता है कि क्रॉस चेकिंग की जरूरत नहीं है, शायद आप लोगों ने वो कभी किया नहीं है, ये भी हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों को मालूम है, वो करते भी होंगे। I don't know. I will come to know when I get positive and negative analysis in your test. That is starting from FTS and P1. क्रॉस चेकिंग के लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा हर क्वेश्चन में। फिर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हमने तो बराबर बराबर आगे जाना चाहिए, आप तो हमको रोक रहे हो। फास्ट आगे बढ़ने के चक्कर में नेगेटिव से आप गड्ढे में जा रहे हो, ये आपको नहीं समझ में आएगा। केवल 1 मार्क की बात होती तो मैं समझ सकता हूं, ये 5 मार्क की बात हो रही। I'll give an example. You have got 180 questions. There is a student scoring, solving 150 questions. How many marks he will get if I calculate into 4? And it's 600. 600. Now he is in hurry. He wants to go, or he wants to cross 600 because he wants to get into a good college. अब जल्दबाजी में 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन करने के चक्कर में उसने 10 गलतियां कर दी। तो प्रॉब्लम क्या हो गया, 10 के कारण उसके मार्क्स जो गए हैं वो 50 गए, तो 550 पे आ जाएगा वो 600 में से। दिस इज व्हाट वी हैव टू रिमेंबर। कई लड़के 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, उनको लगता है कि मैं जीत गया, और 180 में से लगभग 50 क्वेश्चन गलत होते हैं। तो 50 क्वेश्चन गलत का मतलब है 250 मार्क तो गए उनके 720 में से। देयर इज नो सेंस। इवन इफ यू वांट टू क्रॉस 600, your target is 150 correct questions. So instead of solving 180, why we should not solve only 150 by proper care and see that all are correct? Now, how to achieve this? By practice and by following techniques. तो ऑब्वियसली 180 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अगर 3 घंटा दिया है और मुझे अगर उतने करने ही नहीं है फिर भी मेरे को अच्छा हो सकता है, तो आई गॉट additional time, and that I will utilize in cross check. Now, how do I get additional time? It is by skipping. जरूरी नहीं है स्कूल जैसा या बोर्ड जैसा हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही चाहिए। आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना है, उसका टेक्निक भी मैं बाद में और सेशन लेके बताऊंगा आपको क्या करना है। वो क्वेश्चन पढ़ने के बाद वो कैसा पढ़ना चाहिए, पढ़ते समय हमने क्या क्या करना चाहिए, दैट इज ऑल्सो ए स्पेशल टेक्निक। उसके बाद 10 सेकंड अगर हम सोचेंगे तो हमको ये पता लग जाएगा, हमारी ट्यूब लग जानी चाहिए। कैन आई सॉल्व इट और कैन आई नॉट, और शुड आई नॉट? अगर मुझे लगता है कि मैं सॉल्व कर सकता हूं तो फिर मेरे को दूसरा क्वेश्चन पूछना चाहिए, क्या ये बहुत लेंथी होगा, इसमें बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल वर्क है। और अगर मुझे लग रहा है कि ये कंसेप्ट मैंने देखा ही नहीं है तो आई शुड राइट अवे आई शुड स्किप इट। टाइम बर्बाद मत करो। अगर कंफ्यूजन है तो भी स्किप करो, फॉर्मूले में कंफ्यूजन है स्किप करो, कंसेप्ट में कंफ्यूजन है स्किप करो, देखा ही नहीं है तो स्किप करो। लेकिन अगर वो लेंदी भी लगता है तो भी स्किप करो, गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा करते करते आपके कोई भी सेक्शन आप ले रहे हो और पहले 10 क्वेश्चन भी चले गए ना, डोंट वरी। यूजुअली एग्जामिनेशन में एग्जामिनर्स हार्ड क्वेश्चंस पहले डाल देते हैं डराने के लिए। अब तो वैसा कम होगा, क्योंकि अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको टेक्निक अगर मालूम हो गया तो डरने का सवाल नहीं है। सो स्किपिंग करना पड़ेगा। स्किपिंग करने के कारण आपको जो इजी क्वेश्चन है वो छूटेंगे नहीं। इसका मैं अभी और फिर से एलैबोरेट कर दूंगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात होती है कि पैनिक। पहला सेक्शन शुरू हो गया और गड़बड़ हो गई तो डर गए, ब्लैंक हो गया, हाथ तलवों को पसीना आ गया, हार्ट बीट्स बढ़ गए, दिमाग ब्लैंक हो गया, ये होता है। इट्स ऑल नॉर्मल एंड दैट इज क्रिएटेड बाय पैनिक।
तो पैनिक पे ताबा कैसे किया जाए, उसके लिए व्हाट यू डू इज डोंट गिव 1 फुल आवर फॉर एनी टॉपिक और एनी सब्जेक्ट। आपको 3 सब्जेक्ट दिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, 3 घंटे में। ये मत सोचो कि हमको 1 घंटा फिजिक्स करना है, एक मैथ्स, एक केमिस्ट्री करना है, एक बायोलॉजी करना है। डिसाइड ओनली 45 मिनट्स, because anyway you are not going to solve all the questions 45 or 90. Give only 45 minutes, and in 45 minutes try to solve as many questions as you can, but correct. So obviously you will have to see all 45 questions or 90 questions. You will have to go through all questions and solve only those questions which you are confident, which are easy, in which you are comfortable. ये करोगे तो हो सकता है कि 45 फिजिक्स के क्वेश्चन में से आपने एक 15 क्वेश्चन स्किप कर दिए, 20 क्वेश्चन स्किप कर दिए, लेकिन बचे हुए जो क्वेश्चन है वो करेक्ट आ गए। अब जो स्किप किए उसमें से कुछ आपने स्किप किए कि जो आते ही नहीं, लेकिन कुछ लेंदी लग रहे थे, कंफ्यूजिंग लग रहे थे, उसको भी स्किप कर दिया है। इसका क्या करेंगे? अभी रुक जाओ, एक सब्जेक्ट कर लो 45 मिनट में, दूसरा कर लो, तीसरा कर लो। एट द एंड ऑफ 2.25 घंटे के एंड में आपको ये पता लगेगा कि यू ऑलरेडी क्रॉस्ड the cracking marks, you already reached a region of good ranks. Confidence आएगा। अब अभी भी आपके पास 45 मिनट्स बचे। आपने पूरे 180 क्वेश्चंस आपने देख चुके हैं, आपके आंखों के सामने से गए हैं, आप रीड कर चुके हैं, तो आपको ये समझ में आता है कि इसमें से कौन से क्वेश्चन अभी हम कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन इजी होंगे फिजिक्स के, कुछ होंगे केमिस्ट्री के, कुछ होंगे बायोलॉजी के। तो ये सभी जो क्वेश्चन है, पहले जितना स्ट्रेट नहीं था, लेकिन अभी जो कंफ्यूजन अपन शांति से कर सकते थे, और शांति से काम करो। और ये 45 मिनट्स में यू कैन गो टू द विनिंग पार्ट। सो इफ यू फॉलो दिस इंपॉर्टेंट गाइडलाइन कि किसी भी वक्त हमको 1 घंटा क्रॉस तो करना ही नहीं, 1 घंटा भी नहीं देना है, 45 मिनट्स तो मैं बोलता हूँ कि फोर्थ जो पार्ट होता है 3 घंटे का, पहला 45, दूसरा 45, तीसरा 45, फोर्थ पार्ट आई कॉल इज पैनिक पार्ट। इसी में पैनिक होता है, और ये हम इस मेथड से उसको रोक सकते हैं। और जो लोग ये फॉलो करते हैं, आई नो दे गेट वंडरफुल रिजल्ट्स। तीनों चीज फॉलो करोगे, आई डोंट थिंक यू गॉट एनी रीजन टू वरी। डाउट क्लियरिंग अभी कैसा है कि फाइनल टेस्ट होने की है, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट फाइनल टेस्ट। सो ऐसा नहीं है कि एक टेस्ट दे दिया, FTSM P1 दे दिया और भूल जाओ उसको, देखा जाएगा क्या होगा। नहीं, जब तक कि फाइनल टेस्ट नहीं होती तो हर एक टेस्ट का आपको एनालिसिस करना चाहिए, उसमें जो भी नहीं आया उसका डाउट क्लियरिंग करना चाहिए। लेकिन डाउट क्लियरिंग के लिए एक तरीका मैं बताता हूं, वो आप डोंट आई मीन जो स्किप किए थे, जो किए ही नहीं थे, उसको तो आप फिर से वो टॉपिक पढ़ो और ट्राई करो घर पे। यानी ये आपको टाइम मिलेगा सफिशिएंट तो घर पे ट्राई करना ही पड़ेगा। कोई भी टेस्ट होने के बाद में आपको 2-3 काम करने हैं। एक काम तो पहला कि जो निगेटिव हुए उसको देखो। उसको कैसे देखेंगे? तो आप जो सॉल्व करेंगे, स्क्रिबल पैड पे सॉल्व करेंगे, वो बहुत ही नीट एंड क्लीन होना चाहिए। आप उसको देखो कि गलती कहाँ हो, दैट इज फर्स्ट टास्क। दूसरा, वो अगर रिपेयर हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गलतियां समझ में आती है, मैं बताऊंगा गलतियां कहाँ कहाँ होती। दूसरा, जो स्किप हुए थे उसको ट्राई करो। कुछ आ जाएंगे, कुछ नहीं आएंगे, लेकिन ट्राई करना बहुत जरूरी है। स्क्रिबल पैड पे ट्राई करना जरूरी है, नोटबुक में ट्राई करना जरूरी है, क्योंकि डाउट क्लियरिंग को आप जाओगे तो आपने कम से कम ऐसे सभी क्वेश्चंस 1-2 बार ट्राई करने चाहिए, बट टाइम लिमिट एक्सीड ना करते हुए। 2-2 मिनट में, 3-3 मिनट में आ जाना चाहिए। और ये अलग अलग टाइम पे आप ट्राई करो, आज टेस्ट हो गए, कल भी करो, परसों भी करो। उसके बाद भी अगर नहीं आता, देन यू हैव गॉट राइट टू आस्क टीचर टू हेल्प यू। और टीचर के पास जब जाओगे, चाहे ऑनलाइन में हो चाहे ऑफलाइन में हो, तो आपको आपने जो सॉल्व किया है, पर्टिकुलरली आई एम टेलिंग यू इट इज फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो आपकी स्टेप्स उनको दिखाना जरूरी है। और स्टेप्स पे आपका डिस्कशन होना चाहिए। टीचर को ये समझ में आना चाहिए कि आप ऐसे टेढ़े ताड़े क्यों जा रहे हो। ही विल गाइड यू, गिव यू हिंट। तो आपका काम है वो हिंट को सिर्फ देख के सॉल्व मत करो, आप ये समझने की कोशिश करो कि मेरा दिमाग ये ऐसा क्यों नहीं काम किया, मैं क्यों डिफरेंट डायरेक्शन में चला गया। ये जिस दिन आप चालू करोगे काम, तो आपकी इंप्रूवमेंट इमीडिएटली शुरू हो जाएगी। अगर डाउट क्लियरिंग के नाम पे मैंने आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन दे दिया जेरोक्स करके,
या बोर्ड पे सॉल्व करके या टीचर ने कॉपी में सॉल्व करके दिया, तो दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू, क्योंकि आप ये समझ ही नहीं पाए कि मैंने ये गलती क्यों की। मुझे मेरी गलती समझ में आनी चाहिए, ना कि टीचर क्यों कर रहा है ये समझने की जरूरत है। सो डोंट गो फॉर सॉल्यूशंस, डोंट गो फॉर द आंसर्स, क्योंकि वो जो क्वेश्चन आपके गलत हुए वो शायद फिर से आने वाले नहीं। व्हाट यू नीड टू रेक्टिफाई इज योर थिंकिंग प्रोसेस, एंड दिस इज एनालिसिस हो गया, डाउट क्लियरिंग हो गया, ये तरीके से these are the ways to improve. So let faculty go through your solving steps. Faculty is supposed to give only hint. Then gradually what will happen? You must learn the art of solving and gain confidence that you can do it. I know anybody can definitely do it. अगर मैं कर सकता तो बाकी लोग भी कर सकते। प्रॉब्लम ये होता है कि हमने वो उस डायरेक्शन में सोचा ही नहीं। तो स्ट्रेटेजी के तौर पे अगर हम बात करेंगे तो यू हैव टू हैव अ वेरी वेरी सीरियस अफेयर्स इन दिस एफटीएसएम, फाइनल टेस्ट सीरीज ऑफ नीट। डोंट यूज शॉर्टकट्स। शॉर्टकट्स कैसे होते हैं? जब हम घर में सॉल्व करते हैं ना, तो आराम से करते हैं, कर लेंगे, हो जाएगा। ये तो एक बात होगी, जो सीरियस आई मीन रेगुलर स्टूडेंट वो भी करता है, रिलैक्स हो जाता है। लेकिन बहुत सारे लोगों की आदतें इतनी बिगड़ चुकी है कि वो कहीं से देख के कर लेंगे, यानी कॉपी में से फॉर्मूला देखेंगे, किताब में से हिंट देखेंगे, या आजकल तो ऐसा है कि नेट ओपन हो गया, वो क्वेश्चन अगर आप डाल दोगे तो ऐसे देयर आर थाउजेंड्स ऑफ साइट्स, यू विल डायरेक्टली गेट द आंसर। एंड दैट इज वन मेजर रीजन व्हाई ऑनलाइन के स्कोर्स बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। ऑनलाइन मतलब नीट वाला ऑनलाइन नहीं, वो तो कंट्रोल मोड में होता है। अभी जो टेस्ट सीरीज कहीं कर भी होती है, घर पे बैठ के जो हम करते हैं, उसमें हमको अननेसेसरली बहुत फॉल्स फीलिंग्स आते हैं। सो दैट इज व्हाई फाइनल टेस्ट सीरीज इज गोइंग टू बी ऑफलाइन। मीन्स फिजिकल फॉर्म में आपको आना पड़ेगा, डेसिग्नेटेड सेंटर पे जाना पड़ेगा, और वहां पे हार्ड कॉपी मिलेगी पेपर की, और आपको बबल शीट मिलेगी, वो बबल शीट हम स्कैन करके चेक करें, क्योंकि नीट अभी भी ऑनलाइन नहीं हुई। अगर ऑनलाइन होती है तो भी हम फिजिकल फॉर्म में स्टूडेंट्स को बुलाते हैं, जेई में हम वही करते हैं, स्टूडेंट्स को वहीं बुलाते हैं, वहां पे कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होती है, भले ही वो ऑनलाइन हो, लेकिन उनको इधर उधर हम जाने नहीं देते। तो चीटिंग जो है हम बंद करते हैं। पेन एंड पेपर मोड में होने वाले, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। जैसे मैंने बताया, टेस्ट के बाद में उसका मिस्टेक्स जो हुई है, रॉन्ग जो हो गए, उसका एनालिसिस बहुत जरूरी है। सो वी विल ट्राई टू गिव यू as early as possible the score and the full analysis, जिसको हम रिस्पॉन्स शीट बोलते हैं। रिस्पॉन्स शीट में आपको पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो गया, सही आंसर क्या होना था, आपने क्या किया। तो आपको स्क्रिबल पैड देख के तय करना है कि ऐसा you will have to go for analysis of time management. टाइम मैनेजमेंट स्किप हम नहीं कर सके। कई बार एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाते हैं, घर पे आने के बाद पता लगता है अरे ये क्वेश्चन इतने इजी थे, मेरे को आते थे, लेकिन मैं पहुंच ही नहीं पाया। इसके रीजंस होते हैं कि हमने स्किप प्रॉपर नहीं किया, कहीं तो भी फंस गए। सो दिस इज अगेन एन आर्ट। ऑल दिस टेक्निक्स दे आर नथिंग बट आर्ट, एंड आर्ट नीड्स प्रैक्टिस। Identifying and handling of weak topics. Fortunately for you people, there is enough time left. अदरवाइज फाइनल टेस्ट सीरीज के समय पे मैं हमेशा ये बोलता हूं कि अभी वीक टॉपिक्स भूल जाओ। डोंट गो फॉर वीक टॉपिक्स, बट फॉर यू पीपल वीक टॉपिक्स हैंडल करने के लिए हमारे पास टाइम है। इनफाइनाइट टाइम नहीं है, बट वी कैन डेफिनेटली वर्क। सो टुडे माय अपील टू यू विल बी आइडेंटिफाई वीक टॉपिक्स if you can, and if you cannot, then my part test will tell you which topic is weak. उस पर हम काम करेंगे, इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। वी मे टेक फ्यू guidance classes if required, and conduct the practice sessions by solving more and more questions and doubt clearing. And obviously this is a time to make your strong topics stronger. ऑलरेडी स्ट्रांग है, तो ये कैसे करना? स्ट्रांग टॉपिक स्ट्रॉन्गर का मतलब मेरा ये होता है कि अगर आप बोल रहे हो कि मेरा XYZ टॉपिक स्ट्रांग है, तो फिर उसके ऊपर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो गलत नहीं होने चाहिए, या उसमें गलती नहीं होनी चाहिए, और वो स्किप करने की नौबत नहीं आनी चाहिए। तब मैं बोलूंगा कि तुम्हारे स्ट्रांग टॉपिक स्ट्रांग हो गए।
आज हम बोलते हैं ये मेरा टॉपिक स्ट्रांग है, और फिर उसके ऊपर जो पूछे गए क्वेश्चन अलग अलग टेस्ट में वो हमको आते नहीं है, स्किप करने पड़ते हैं, गलत हो जाते हैं, इसका मतलब वो स्ट्रांग नहीं है। Who will win? Subject wise, it is well known that the physics will decide the final rank. कारण बहुत सिंपल है, you are or you have opted medical side, तो उसमें दो चीजें होती है। वन, इट इज योर पैशन। कई लोगों की जो होता है कि मैथ्स और बायो ये दोनों सब्जेक्ट अच्छे ही रहते हैं, बट दे प्रीफर बायो बिकॉज दे आर इंटरेस्टेड इन बायो। दैट इज वन काइंड ऑफ स्टूडेंट्स। अनदर, they are afraid of mathematics, and therefore since there is no alternative, okay, let us take bio. आप डरो मत, क्योंकि मैथ्स नहीं, मैथ्स छोड़ दिया वो ठीक है, बायो आप कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो बेसिक मैथमेटिक्स लगता है, जिसका बेस मतलब मैं बताना चाहता हूँ कि अरिथमेटिक, नॉट द मैथमेटिक्स। यस, फिजिक्स में कुछ मैथमेटिक्स का पार्ट लगेगा, कैलकुलस भी लगेगा, ट्रिग्नोमेट्री लगेगा, ठीक है, बट बेसिक प्रॉब्लम क्या है हमारा, हम लोगों का, why we are afraid of maths is not because of other things, but we tend to run away from arithmetic. और अरिथमेटिक से भाग के काम नहीं होगा, क्योंकि जितने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है, सब कुछ आता है लेकिन न्यूमेरिकल गलती होती है, वो हमको रोकनी पड़ेगी। तो जनरली क्या होता है कि जो मेडिकल नीट एग्जाम देते हैं तो उनका बायोलॉजी अच्छा रहेगा ही रहेगा, दे आर इंटरेस्टेड इन बायोलॉजी। एंड फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ने के तरीके सिमिलर है, because both the subjects they work on factual basis. तो इसलिए केमिस्ट्री भी आसान लगती है नीट स्टूडेंट्स को, तो डिफिकल्ट कौन सा लगता है, तो फिजिक्स। इसके टोटली विपरीत इंजीनियरिंग वालों का होता है, दे आर देयर बिकॉज दे फील मैथमेटिक्स इज गुड फॉर देम। और केमिस्ट्री जो है मैंने बताया फैक्चुअल ज्यादा होता है, लेकिन मैथमेटिक्स और फिजिक्स पढ़ने के तरीके सेम होते हैं। फिजिक्स इज ऑल्सो लॉजिकल, मैथमेटिक्स ऑल्सो इज लॉजिकल। तो जनरली इंजीनियरिंग में फिजिक्स और मैथ्स के स्कोर अच्छे होते हैं, केमिस्ट्री के डूब जाते हैं। तो इंजीनियरिंग में अगर रैंक लाना है तो केमिस्ट्री अच्छा करना चाहिए, और नीट में रैंक लाना है तो तुम्हारा फिजिक्स अच्छा करना चाहिए, तो उसको निगलेक्ट मत करो। नीट का फिजिक्स इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना आप लोग सोचते होंगे, उस पर हमको एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, तब कहीं जाके हम बाकी लोगों से क्रॉस कर पाएंगे और उसकी व्यवस्था अपन करेंगे। प्रॉपर स्किपिंग करना चाहिए। स्किपिंग के लिए मैंने बताया कि इजी क्वेश्चन जो होते हैं ये अनअटेम्प्टेड नहीं होने चाहिए और रॉन्ग भी नहीं होने चाहिए। इजी क्वेश्चन पूरे 180 क्वेश्चन में कहाँ का इजी क्वेश्चन छुपे हमको नहीं मालूम। उसके लिए कई लोग क्या करते हैं, पूरा पेपर पढ़ने की कोशिश करते हैं और बाद में इजी सॉल्व करते हैं। इतना टाइम नहीं भाई, यू हैव टू गो सीरियसली, सिक्वेंशियली एंड हैंडल ईच क्वेश्चन, तब ये टेक्निक काम करेगी। एट द सेम टाइम इसका पर्पज ये होना चाहिए कि मेरा एक भी क्वेश्चन अनदेखा नहीं होना चाहिए। मैं स्किप करूंगा, देखने के बाद, समझने के बाद स्किप करूंगा, ऐसा नहीं कि मैंने ब्लाइंडली स्किप कर दिया। ब्लाइंडली स्किप होते हैं, कब होते हैं कि जब टाइम मैनेजमेंट नहीं है तो, और फिर ब्लाइंडली जो स्किप हो गए वो बाद में पता चलता है कि वो तो बहुत ईजी था। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। मिनिमल मिस्टेक्स को रोकना है आपको। कितना भी करोगे, AR1 भी है, उसके भी 2-4 मिस्टेक तो होते ही है, हमको उससे ज्यादा नहीं करना। अभी जैसे आप टेस्ट सीरीज में आओगे तो मुझे पता लग जाएगा, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है नीट बैचेस के साथ में, तो लगभग 25 से 30 मिस्टेक्स होते हैं। अगर आप मार्क्स में कन्वर्ट करोगे तो लगभग 100 मार्क्स आपके कम होते हैं। तो ऑब्वियसली दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क, और इसको मिनिमाइज करने के लिए कॉमन प्लेसेस जो होते हैं मिस्टेक्स के, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। मैं बताता हूँ आपको शॉर्ट में। आप हड़बड़ी में, मुझे अच्छा स्कोर करना है इसलिए मुझे ज्यादा क्वेश्चंस होने चाहिए, ये हड़बड़ी में हम क्वेश्चन जो रीड करते हैं हमको लगता है हमने रीड किया, बट यू डोंट गिव प्रॉपर टाइम टू योर आईज एंड ब्रेन टू रीड इट प्रॉपरली। कई बार वो क्वेश्चन में के जो इंपॉर्टेंट चीज है, इफ नॉट बट देन ट्रू फॉल्स, ये जो वर्ड्स होते हैं वो हम हमारे ब्रेन में रजिस्टर ही नहीं होते, और हम क्वेश्चन को ठीक से उल्टा समझ बैठते हैं और गलत हो जाता है।
So this mistake is because you are not reading properly. You have to read carefully. Let it take 10 seconds more. लेकिन हमको बार बार वो क्वेश्चन रीड करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, बार बार गलतियां करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. उसके टेक्निक से मैं बाद में बताऊं. ये पहली मिस्टेक होती है. दूसरी मिस्टेक होती है कि आप लोग पहले क्वेश्चन पढ़ते हो, बाद में फिर लगा तो पेपर पे लिखने जाते हो, स्क्रिबल पैड पे, कि क्या दिया है, क्या पूछा है. ये ट्रांसफर प्रोसेस में दूसरी गलती होती है. जो आप पढ़ते हो, डेटा दिया हुआ है, उसमें एक्स और वाई की वैल्यू दी है, तो लगभग इंटरचेंज हो जाती है गड़बड़ी में. So these are all rush mistakes. Why rush? Because we want to solve more. We want to get more marks. तो ये जो मिस्टेक होती है दूसरी, ये वैल्यूज प्रॉपरली हम लिखते नहीं, इंटरचेंज करते. तीसरा होता है सब्स्टिट्यूशन में. कागज पे लिखने में भी इंटरचेंज करते, फॉर्मूले में डालने में भी इंटरचेंज करते. आई एम टिपिकली टेलिंग यू because we want to make numerical part stronger if we want to achieve a very good rank. केमिस्ट्री में भी जो न्यूमेरिकल पार्ट आता है और फिजिक्स का भी न्यूमेरिकल पार्ट है, वो हमारा अच्छा ही करना पड़ेगा, और उसमें ये मिस्टेक्स हमेशा होती है. तीसरी मिस्टेक होती है कैलकुलेशन की. मैंने बताया आपको कि आप लोग अरिथमेटिक से बहुत दूर भागते हो. मत भागो, हो जाएगा, अभी भी टाइम है. एक दिल पे ले लो कि ये मेरे को करना ही है, और अच्छा हैंड कैलकुलेशन करना है, क्योंकि कैलकुलेटर यूज नहीं कर सकते. तो हैंड कैलकुलेशन कैसे फास्ट हो सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा. बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो ये करते हैं सीरियसली फॉलो, सभी लोगों ने करना चाहिए. तो वहां पे मिस्टेक्स होती है. मेनी स्टूडेंट्स व्हाट दे डू, कॉमन मिस्टेक, अप्रोक्सीमेट आंसर निकालते हैं. कई बार वो अप्रोक्सीमेट आंसर गलत आंसर से मैच होता है, या कई बार एक भी आंसर से मैच नहीं होता. गलत आंसर से मैच हो गया तो फंस गए, नहीं तो फिर हम तुक्का लगाने जाते हैं, उसमें भी फंस जाते. ऑप्शंस को भी देखना पड़ेगा कि ऑप्शंस में आंसर्स कितने क्लोज दिए. अगर बहुत क्लोज है तो हमको एक्यूरेसी बढ़ानी पड़ेगी, तो कैलकुलेशन में एक्यूरेसी लानी पड़ेगी. कैलकुलेशन कैसे सिंपल किए जाते हैं, उसके टेक्निक्स है, ये खुद ही बना सकते हैं बाय प्रैक्टिस. डोंट वरी. फिर मिस्टेक होती है कि हड़बड़ी में हमने आंसर निकाल लिया, मैच भी हो गया, विदाउट क्रॉस चेकिंग वेदर इट इज रियली द आंसर, वी टेंड टू मार्क द बबल. और हड़बड़ी में बबल ए का बी कर देते, बी का सी कर देते, कुछ भी करते, तो बबल मार्किंग में भी मिस्टेक्स होती. पर्टिकुलरली बहुत लोगों की आदत होती है कि पहले हम रफ में सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन पेपर पे हम ऑप्शन टिक कर लेते हैं, और ये सोचते हैं कि हम आखिरी में भर देंगे ऑप्शंस. 5 मिनट लगते हैं. हाँ भाई, 5 ही मिनट लगते हैं, लेकिन वो 5 मिनट मिलेंगे क्या, इसका क्या भरोसा है. आई विल टेल यू द स्टोरीज ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि ये इस पे ये कंट्रोल किसी का नहीं. तो जो सेंटर पे आप जाओगे, वहां के इन्विजिलेटर्स व्हिम्सिकल होते हैं, ये मान के चलो. वो 5 मिनट देर से शुरू करते हैं, 5 मिनट जल्दी ले लेंगे. उनकी घड़ी आपकी घड़ी मैच हो रही नहीं हो रही, हमको नहीं मालूम. आप बैठो कि मैं 5 मिनट मेरे पास में, और वो बोलते हो गया टाइम. कई बार देखा गया है कि बबल शीट ब्लैंक चली गई, जो भी था वो आंसर स्टिक किए हुए हमारे पास रहेगा. क्या करोगे. और नहीं तो फिर 5 मिनट की जगह 4 मिनट बच गया, अरे अब मेरे को फास्ट करना है, तो बबल से एक क्वेश्चन का बबल मैंने नीचे कर दिया, उसके नीचे की पूरी लाइन चली गई. And this is a very common and serious mistake. So therefore, bubble marking ये parallel होना चाहिए. क्वेश्चन पहले स्किप करो, अगर करना है तो क्वेश्चन सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद क्रॉस चेक करो, क्रॉस चेक करने के बाद 100% कॉन्फिडेंस है, बबल मार्क करो शांति से, और बाद में ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ. ये करोगे तो आपको ये प्रॉब्लम्स हट जाएंगे. क्रॉस चेकिंग जरूरी है, ये मैंने बता दिया. ये जो प्रोग्रेस ग्राफ है, ये मैं आपको शेयर कर रहा हूं हमारे जेई बैचेस से. एक डिफरेंट टिपिकल ग्राफ्स है, इसलिए मैं आपको शेयर कर सकता हूं. वेदर इट इज फॉर जेई और नहीं, इट डजंट मैटर. इसमें आप देखोगे कि कंसिस्टेंसी काफी अच्छी है, तो रिजल्ट्स आने के चांसेस बहुत ज्यादा है. ये देखो, इंप्रूवमेंट एकदम फास्ट किया, बाद में स्टडी हो गया, लेकिन बीच में नीचे भी आ रही, तो डेविएशन बहुत ज्यादा है. तो डेविएशन जितने ज्यादा होंगे उतनी उसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है. इसमें भी डेविएशन ज्यादा दिख रहे हैं मेरे को. और आखिरी में जो सारंग ने भी बोला था कि फाइनल टेस्ट, ये जो ग्राफ है आरटी, मतलब आरटी के एंड का है ना, कोर्स के एंड का है. तो जैसे सिलेबस कंप्लीशन डिक्लेयर हो जाता है,
तो सबके स्प्रिंग उड़ जाते हैं। ये स्प्रिंग बैठे अपने दिमाग में, हम अंडर प्रेशर काम कर रहे हैं या हमको सिलेबस कंप्लीट करना है, किसी को ये ध्यान नहीं कि एग्जाम करना है। तो ये स्प्रिंग खाट से खुल जाता है, हम रिलैक्स हो जाते हैं, हमारा ब्रेन रिलैक्स हो जाता है और आखिरी के स्कोर्स एकदम गिर जाते हैं। तो यही बताने की कोशिश किया सारंग सर ने कि ये स्प्रिंग को दबा के रखो जब तक फाइनल एग्जाम नहीं होता। यू मस्ट बी अंडर पॉजिटिव प्रेशर, नेगेटिव प्रेशर में मत जाओ, लेकिन प्रेशर होना ही चाहिए, एग्जाम होने की है। ये तो कोऑपरेशन ही नहीं है, कहाँ से रिजल्ट आएगा? जीरो। कभी तो भी एक गलती से एक एग्जाम दी है, तो ये अगर ऐसा चल रहा है और लड़का बोल रहा मैं बहुत पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं घर पे 24 घंटे पढ़ाई कर रहा हूँ, टेस्ट देने की क्या जरूरत है? पढ़ाई करके माय डियर फ्रेंड्स कुछ नहीं होने वाला। पढ़ाई क्या कर रहे हो दिखना चाहिए, मार्क्स कन्वर्ट हो रहे हैं क्या दिखना चाहिए। ऐसे करोड़ों लोग हैं जिनका ब्रेन भी बहुत अच्छा है, पढ़ाई भी करते, पढ़ाई करने का मतलब उनका होता है लिटरल सेंस में बुक पढ़ते रहते हैं। जहाँ फैक्चुअल काम है वहाँ पढ़ने से भी नहीं होता। जो याद करना है वो आप अगर स्कूल टाइप याद करना चाहोगे, मेमोराइज करने जाओगे तो कंप्यूटर में वो नहीं होगा। यू हैव टू मेमोराइज, देयर आर मेनी थिंग्स यू नीड टू मेमोराइज इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड फॉर्मूलाज आल्सो इन फिजिक्स आल्सो, बट दैट मेमोराइजेशन मस्ट बी विथ अंडरस्टैंडिंग। जो स्कूल तक हम करके आए, दैट मेमोराइजेशन वाज नॉट प्रॉपर, दैट वाज नॉट विथ अंडरस्टैंडिंग, इट वाज प्योर मेमोराइजेशन। क्योंकि हमको मालूम है क्वेश्चन ऐसा आने वाला है, उसका आंसर ऐसा लिखना है और हमको 100% मार्क है, जिसको हम रट्टू तोता बोलते हैं। और ये मेथड वहां चल जाते हैं क्योंकि स्कूल से बोर्ड एग्जाम में वेरिएशंस नहीं है, एप्लीकेशंस नहीं है, तो वहां चल जाता है। यहाँ पे ऐसा नहीं होने वाला, तो रट्टा मार ही नहीं सकते। जो भी करना है मेमोराइज वो विथ अंडरस्टैंडिंग करना है, और विथ अंडरस्टैंडिंग करने के लिए जितने प्रॉब्लम्स आप अच्छे से सॉल्व करोगे अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगा, फॉर्मूला याद भी हो जाएगा और अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी कैसे वापरना। तो ये गलतियां मत करो कि हमारे अभी कोर्स खत्म हो गया, अब हम घर में बैठ के काम करेंगे और कंफर्टेबल रहेंगे और कुछ रिजल्ट आएगा, नहीं आने वाला। ये देखिए रिजल्ट आखिरी में जो उठने की कोशिश कर रहे थे चले गए, इराटिक रिजल्ट्स, कभी दे रहे कभी नहीं दे रहे, कैजुअल अप्रोच है। ये सब जो मैं बता रहा हूँ जीरो है बिल्कुल। ये तो जैसे ईसीजी है, पेशेंट डेड हो गया, इस टाइप का दिख रहा है। So these are main points I wanted to emphasize. So I once again appeal to you that you please cooperate. Getting more than 600 is not easy. Even getting more than 500 is also not easy. There is going to be a lot of competition. अभी आप एक पॉइंट में कंपटीशन कर रहे हो और आपको लग रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, ऐसा नहीं है। नेशनल लेवल पे जाना है तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, एंड आई बिलीव यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग इट, क्योंकि आप कर रहे हो, कोर्स हो रहा है, मार्क्स दिख रहे हैं, लेकिन ये मार्क्स कितने अच्छे और कितने सच्चे हैं वो हमको अभी पता चल जाएगा। तो विद दिस आई विश यू ऑल द बेस्ट, एंड नाउ विल टेक अप द क्वेश्चन आंसर इफ यू हैव। तो आप चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं या फिर आप अनम्यूट करके पूछ भी सकते हैं। एक यहाँ दिख रहा है, कुड यू प्लीज रिपीट ऐप नेम? दिस इज iCAD पेरेंट कनेक्ट ऐप, या आप डाउनलोड करके उसको पूरा कर लीजिए, उसमें ये सब मिलेगा आपको। स्टेट बोर्ड एग्जाम, we have got test series for state board exam, but since it is not announced and the format also is not known, so I cannot declare anything right now. But if it is declared at proper time, we'll also have that test series, don't worry. Can you conduct physics classes offline? I intend to. If all of you cooperate, we'll definitely have physics classes offline, क्योंकि ऑफलाइन का इंपॉर्टेंस अलग होता है। ऑनलाइन मजबूरी थी, करना पड़ा, कर लिया। Anything else? I thought a lot of queries will be there. लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जो आपकी क्वेरीज थी वो शायद आंसर हो गई है। Can you please provide offline revision sessions before test series? Yes, we'll plan. लेकिन रिवीजन ऐसा है कि 2 साल का रिवीजन 2 महीने में नहीं हो सकता। So revision has to be planned very properly. So if you can help me
And if you can, I'll circulate a Google form कि आप अपने वीक टॉपिक्स जिसमें रिवीजन चाहते हो दो. तो जो कॉमन टॉपिक्स होंगे, जो मैक्सिमम लोगों को तकलीफ है, वो हम प्लान करने की बिल्कुल कोशिश करेंगे प्लान उससे. योर रोल नंबर ऑफ करंट बैच जिससे आप RT8 वगैरह दिया है, वही आपका रोल नंबर है. सिर्फ वो मोबाइल नंबर अगर हमारे इसमें रजिस्टर हुआ होगा तो आप यूज कर पाएंगे. सो आई विल रिक्वेस्ट Mangesh sir, are you there? Yes, sir, I'm here. So you please help all the students Yes, to sir. get connected to the Parent Connect app because ये जो ग्राफ मैंने बताया, ये ग्राफ मैं अभी लोड करूंगा कल. So they will Yes, sir. understand how to analyze themselves. Yes, sir. Sir, here are few instructions for the students. Yeah. For offline test, they have to report on Sunday, that is on 19th of December at 1:15 Yeah. at Lakshmi Nagar Center. For offline, those who are not available on that day, or those who are from outside Nagpur, for them on same time we will keep online test. जो बच्चे बाहर से है, नागपुर सिटी के बाहर से है, उनके लिए 2 to 5 एग्जाम रहेगा, ऑनलाइन रहेगा in December. From January onwards, they also have to come to Nagpur for offline Mangesh test. sir, there is a request from students that instead of 19, if we can make it 21, then the outstanding people also can or will be able to join. तो आप थोड़ा सा देख लीजिए, अगर ऐसा है तो हम कुछ व्यवस्था कल करेंगे. Sir, there are only 7-8 students from outside, so Okay. for them we will conduct this test offline, maybe Okay, next let Sunday. them join and then we'll conduct for them. Yes, but on That is also 19, if possible. they wish to give, yeah, they can give online. Yeah. But if they want to give offline, they can give same test. But then in maybe that on case, they 21st. should give their names to you. Yes, sir. Yes, then we'll arrange separately. Yes, sure, sir. We can Okay. arrange. Okay. So, students, face mask is compulsory for offline test. Bring your own water bottle on 19. Reporting time, as I said, 1:15 is the reporting time. That is at Lakshmi Nagar Center. And those who will report late, extra time will not be provided for the offline test. And parents can contact office from Monday to Saturday between 11 to 6 if they have any query. There are few more queries. Test discussion के जो sessions है वो online होंगे या offline होंगे. We intend to do it offline. लेकिन उसके लिए मैंने जैसा बताया कि डिस्कशन करने के लिए आपके पास में वो पूरा मटेरियल रेडी होना चाहिए, तब जाके वो सेशन फ्रूटफुल होगा. Changes in timetable right now, no. If there are changes, we'll let you know tomorrow. Revision, we can arrange for all the 3 subjects. We'll have to work out how it is possible. And again, we'll let you know. Okay. Shlok is having CBSE examination on 18th. So he is asking for postponement. मुझे ये बताया गया था कि CBSE एग्जाम कल खत्म हो गई है, इसलिए हमने 19 को रखा है. Okay, let us see what we can do. Shlok and Mangesh sir, you just take care of these things. Yes, sir. There are some elective papers on 18, so those students can give on 21st, but they have to submit their name first. Okay, done. So we will not change the timetable. The alternative solution is for जिनको 19 को पॉसिबल नहीं है, उनको ऑफलाइन करना है तो वो नाम दे दे, तो हम उनका ऑफलाइन 21 को करेंगे. और जिनको अगर अदरवाइज वो अभी के जनरेशन के हिसाब से मत सिलाना. Okay, if you have bio paper on 18, तो ये तो आप लोगों का ऑलरेडी पढ़ा हुआ सिलेबस है. नहीं, let us meet tomorrow and decide. If there are many students, we can do it. हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है. Okay, sir. We can postpone the paper if there is bio paper on 18. Why to keep confusion? There Yes, are sir. so many requests.
So I don't have any problem. You can reschedule it on 21st. लेकिन उसके बाद के तो वहीं पे होंगे ना offline. So there is no Yes, issue. sir. There is no Yes, issue. sir. Then Okay, from so all 26th, we dear can have students, same please test note series. that this timetable I'll change and the test will be on 21st. Okay, thank you, sir. So I'm just replying this. Okay. Same time. Okay. So I think we have to overcome the all difficulties and let us see what best we can do. So dear students, I think real difficulties, real doubts will start only when we start giving these papers. We may have 1 or 2 more sessions, specifically from the techniques point of view. आपको help करनी पड़ेगी हमको, 1-2 बार हम आपको समझा देंगे कैसे करना है, and then you carry on all the techniques on your own. So thank you very much. I think there are no more questions. Mangesh sir, is it there? Yes, sir. Yeah, we can conclude the session, sir. Revision, I will have to plan. So for revision sessions, I can't start from 19 December. I will require some data to plan revision sessions. So that process will carry on. Okay then. All would-be doctors wish you all the best. और उम्मीद करता हूँ कि हमारे आप काम में आएंगे आगे चल के. And you will also save the nation, serve the nation. Thank you very much. Dear parents, thank you very much. So I'm concluding. Stay safe, stay healthy. Good night from all of us at this forum. Good night.